गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने समास किए थे, पर कुछ स्टूडेंट्स की कंप्लेंट थी कि वीडियो जो थी वो क्लियर नहीं थी, तो मैं दोबारा से समास रिपीट कर रही हूँ और आपको क्वेश्चन आंसर करने के लिए क्लिक भी भेज दूँगी। तो आज फिर से हम समास करेंगे। समास दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं, अर्थात दो या दो से ज़्यादा शब्दों के मिलने से जब कोई नया शब्द बनता है तो वो क्या कहलाता है? समास। एक तरह से समास को हम शॉर्ट करना भी कह सकते हैं, संक्षिप्त करना, कि जैसे कोई वर्ड है उसको हमने शॉर्ट किया तो वहाँ भी समास होता है। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। अब जब हमने इसका समास बनाया तो वो के लिए बीच में से गायब हो गया, तो एक तरह से क्या हो गया, ये शब्दों का संक्षेप भी हो गया, संक्षिप्त रूप भी हो गया। तो समास के अंदर क्या होता है कि शब्दों के मेल से शब्दों को छोटा किया जाता है, शब्दों को शॉर्ट किया जाता है। समास के 6 भेद होते हैं: तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास, द्वंद्व समास और अव्ययीभाव समास। परसों मैंने आपको 2 समास कराए थे, तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास। तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। तत्पुरुष समास में क्या होता है? समास के अंदर जब शब्दों का मेल होता है ना, तो एक पूर्व पद होता है और एक उत्तर पद होता है। पूर्व पद मतलब पहला शब्द, उत्तर पद मतलब अंतिम शब्द। तो इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, यानी लास्ट वाला जो शब्द होता है, अंतिम जो शब्द होता है वो प्रधान होता है, और पूर्व पद गौण होता है। गौण मतलब उसकी कम इम्पोर्टेंस होती है। इसके अलावा इसमें जब हम समास विग्रह करते हैं तो कारक की विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कारक चिन्ह आप लोगों ने किए हुए हैं। कारक की विभक्ति मीन्स कर्ता ने, कर्म को, करण से। तो इस तरह से जब इसका समास विग्रह किया जाता है तो बीच में कारक का विभक्ति यानी कारक का चिन्ह आता है। इसमें पहला कर्ता कारक और लास्ट संबोधन को यूज नहीं किया जाता। बीच के सभी कारक जो है वो प्रयोग किए जाते हैं। कर्म, करण, संप्रदान, संबंध, अपादान, अधिकरण, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए ग्राम गत, ग्राम को गया हुआ या ग्राम को गत, गत का मतलब था जाना। मरणासन, मरण को पहुंचा हुआ या मृत्यु को पहुंचा हुआ। गृह आगत, गृह को आया हुआ, गृह को मतलब घर को आया हुआ। यश प्राप्त, यश को प्राप्त, को कौन से कारक की विभक्ति है? संबंध कारक की, नहीं, कर्ता ने कर्म को जो है वो कर्म कारक की विभक्ति है। तो ग्रह को आया हुआ, ग्रह को गया हुआ, ग्राम को गया हुआ, यश को प्राप्त, को क्या है? कर्म कारक है। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। अकाल से पीड़ित में क्या होगा? से कौन सा कारक है? सा, से, सी, का, के, की। ये से जो है, से का मतलब करण, करण कारक जो है वो क्या होता है? से उसका जो है विभक्ति चिन्ह है, लेकिन से जो है यहाँ पे सहायता के लिए प्रयोग हुआ है। अपादान कारक का से विभक्ति चिन्ह होता है, लेकिन वो से अलग होने के भाव से प्रयोग होता है। ये मैंने आपको पहले भी बताया है। करण और अपादान दोनों का जो विभक्ति चिन्ह है वो से है, लेकिन करण का जो विभक्ति चिन्ह है वो सहायता के लिए प्रयोग होता है और अपादान का अलग होने के भाव में प्रयोग होता है। जैसे रेलगाड़ी स्टेशन से चल पड़ी, अब वो स्टेशन से अलग हो गई है। तो इस तरह से तत्पुरुष समास में कारक की विभक्ति का प्रयोग होता है। अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या होता है? कर्मधारय समास में विशेषण विशेष्य उपमेय उपमान संबंध होता है। विशेषण विशेष्य, विशेषण क्या होते हैं? विशेषता बताने वाले शब्द, और विशेष्य क्या होते हैं? जिनकी विशेषता बताई जा रही है। अब कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है, अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है। पहला पद विशेषण, दूसरा पद विशेष्य, अर्थात पहला पद जो है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है। नीला आसमान, नीला है जो आसमान, आसमान क्या है? विशेष्य,
और नीला होना उसकी विशेषता। तो इसमें उपमेय उपमान संबंध भी होता है, जैसे कमल नयन, कमल के समान नयन। नैनों को कमल के समान उपमा दी गई है, नैनों की तुलना की गई है किससे? कमल के साथ। तो इसमें उपमेय उपमान संबंध और विशेषण विशेष्य संबंध होते हैं। अगला है द्विगु समास, जहां पहला पद जो होता है, पूर्व पद जो होता है, वो संख्यावाचक विशेषण होता है या संख्यावाची होता है या गिनती वाला शब्द, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो चार पाई, चार पायों का समूह या समाहार। अब चार क्या है? गिनती वाला शब्द है। चौमासा, चार मासों का समाहार या चार मासों का समूह। तिरंगा, तीन रंगों का समूह या समाहार। त्रिफला, तीन फलों का समूह। तो द्विगु समास में पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है, और जब समास विग्रह करते हैं तो समूह या समाहार शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है बहुव्रीहि समास, जहां पहला पद और दूसरा पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, यानी ना तो पूर्व पद ना उत्तर पद, इसमें क्या है? तीसरा ही अर्थ होता है। जैसे कमल नयन, कमल जैसे नैनों वाला। कौन? राम। राम को उनकी माँ कहा करती थी कि तुम्हारी जो आंखें हैं ना वो कमल के समान है। तो वो तीसरा अर्थ, इसमें जब तक हम तीसरा अर्थ नहीं लिखेंगे तब तक ये कंप्लीट नहीं माना जाएगा। गजानन, गज जैसे आनन वाला। आनन होता है मुख, गज जैसे आनन वाला कौन है? गणेश। गणेश का मुंह जो है वो हाथी, गज का मतलब होता है हाथी। गजानन मतलब गज जैसे आनन वाला, यानी हाथी जैसे मुख वाला। और हाथी जैसे मुख वाला कौन होता है? हाथी जैसे मुख वाला कौन होता है? गणेश। गोपाल, गो का पालन करने वाला। गो का पालन करने वाला कौन है? कृष्ण। तो तीसरा अर्थ इसमें कौन सा निकलता है? कृष्ण। तो पहला जो है वो तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंदर कारक की विभक्ति का प्रयोग किया जाता है समास विग्रह के समय। दूसरा जो है वो कर्मधारय समास। कर्मधारय समास के अंदर क्या होता है कि विशेषण विशेष्य संबंध होता है। तीसरा द्विगु समास, इसमें पहला पद संख्यावाची होता है। चौथा बहुव्रीहि समास, इसमें तीसरे अर्थ की ओर संकेत किया जाता है। फिफ्थ जो है वो द्वंद्व समास। द्वंद्व समास बहुत इजी है, इसमें दोनों पद समान होते हैं, पहला और दूसरा। उनके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, हाइफन। माता पिता, माता और पिता के बीच में लाइन लगी होती है ना, उसको बोलते हैं योजक चिन्ह। इंग्लिश में आप उसको बोलते हैं हाइफन। माता पिता, और जब उनका समास विग्रह करते हैं तो योजक चिन्ह हट जाता है, उसकी जगह पे क्या आ जाता है? और। माता और पिता। अन्न जल, अन्न और जल। अपना पराया, अपना और पराया। अमीर गरीब, अमीर और गरीब। तो इस तरह से दो विलोम शब्द होते हैं एक तरह से, अमीर गरीब, दिन रात, माता पिता, उनमें योजक चिन्ह लगा होता है, और जब समास विग्रह करते हैं तो योजक चिन्ह हटकर और शब्द का प्रयोग होता है। लास्ट है इसमें अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है? पहला पद अव्यय होता है। अव्यय, अव्यय का मतलब जो बदलता नहीं है, परिवर्तित नहीं होता है। चाहे उसको आप एक वचन के साथ प्रयोग कीजिए, चाहे उसको आप बहुवचन के साथ प्रयोग कीजिए, चाहे आप उसे स्त्रीलिंग के साथ प्रयोग कीजिए, चाहे आप उसे पुल्लिंग के साथ प्रयोग कीजिए। तो ये अव्ययी भाव समास होता है। और ये अव्यय कौन कौन से हैं? आ शब्द जो है वो अव्यय है। आजन्म, आजीवन, आमरण, आसमुद्र। दूसरा होता है नी, नीडर, निहत्था, निसंदेह। तीसरा प्रति, प्रति वर्ष, प्रति सप्ताह, प्रति मास। चौथा होता है भर, भर पेट, भरसक। पांचवा होता है यथा, यथाशक्ति, यथा समय, यथा नियम। तो ये कुछ, एक होता है बे, बे नाम, बे काम, बे मतलब। तो वो बे भी किस में आता है? अव्ययी भाव समास में। तो ये जो अव्यय से शुरू होते हैं ये 7-8 ही होते हैं अव्यय। आ, यथा, नी, प्रति, हर, भर और बे। अब इनके अलावा क्या होता है अव्ययी भाव समास में? दो शब्द एक जैसे होते हैं और उनके बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। द्वंद्व समास के अंदर भी योजक चिन्ह होता है, लेकिन वो विलोम शब्दों में होता है। माता पिता, रात दिन, इसमें एक जैसे शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, इसलिए यहाँ पे भी क्या होता है? अव्ययी भाव समास होता है।
रातों रात, एकाएक, हाथों हाथ, गांव गांव, गली गली, शहर शहर। तो जो पहला पद अव्यय हो प्लस एक जैसे दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो तो वहां पे अव्ययी भाव समास होता है। आपको पहला ये 6 समास मैंने करवाए हैं, कल मैं एक बार दोबारा इसी को रिपीट करूंगी। अब इसके ये जो आपको 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं, मैं इसकी क्लिक भी भेजूंगी आपको। इन 5 क्वेश्चंस को आपने ग्रामर नोटबुक में सोल्व करना है। 5 क्वेश्चन के आंसर समास किसे कहते हैं, और ये सारी मैं चैप्टर की आपको क्लिक भेज रही हूँ, तो आप उसमें से इनको सोल्व करेंगे। धन्यवाद।